हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका एमजी जॉन स्पीक्स में। दोस्तों, ये दृश्य जो आपने देखा है ये किसी और देश का नहीं बल्कि ये हमारे ही देश का है। ऐसी हालत सेकेंड वेव ने कर दी है कि हर जगह लाशों के ढेर ही मिल रहे हैं। हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी है, रेमडेसिविर दवाइयाँ बहुत ही कम मात्रा में पाई जा रही हैं, हॉस्पिटल्स तक पहुँच ही नहीं रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि सरकार ने जो लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से हम तैयार नहीं हुए और सेकेंड वेव अब हमें झेलना पड़ रहा है। इस वजह से इंसान जो है, इस वजह से जो देश का नागरिक है वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है। आप जानते हैं रेमडेसिविर इतनी इंपॉर्टेंट दवाई है कि जिसके शरीर में भी जो कोविड पेशेंट है, अगर उसके शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो वो उस ऑक्सीजन लेवल की मात्रा को बढ़ा देता है शरीर में। लेकिन रेमडेसिविर दवाइयाँ मिल ही नहीं रही है, जिसकी वजह से कई सारे दवाई वाले जो अभी पकड़े भी गए, हाल में आपने न्यूज़ भी सुना होगा, दिल्ली में भी पकड़े गए, वो रेमडेसिविर को ब्लैक में बेच रहे हैं। ब्लैक में बेचने का मकसद ये है कि रेमडेसिविर दवाइयाँ मिल ही नहीं रही है और उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वो रेमडेसिविर दवाइयाँ ब्लैक में भी लेने को तैयार है। ये चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि वो इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनके अपनों की जानें जा रही हैं, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से वो मर रहे हैं, और यहाँ तक कि फ्यूनरल के लिए, दाह संस्कार के लिए लकड़ियाँ भी नहीं मिल रही हैं, ना जगह मिल रही है दफनाने के लिए। इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन अब हो चुकी है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंच तक नहीं रहे हैं। हमने बाहर कंट्रीज से तो मंगवा लिए, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं पहुंच रहे हैं। कई सारी जगहों पे ऐसा देखा गया कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स है लेकिन वो काम ही नहीं करते हैं, बार बार उसमें पानी आ जाता है या तो सांस ही नहीं आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अब हमारा ख़त्म हो रहा है, टूट चुका है। इसका कारण यही है कि जो 1 साल हमें मिला था, आप जानते हैं पहला वेव आया, पहले वेव के बाद हमारा फ़र्ज़ ये बनता था, हमारी सरकार का फ़र्ज़ ये बनता था कि पहले वेव के बाद हम तैयारी करें और दोबारा से अपने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत कर दें कि जब पेशेंट्स आए तो उनके इलाज के लिए हर फैसिलिटी प्रोवाइडेड हो। लेकिन दुख की बात यह है कि जब पहला वेव, जिसमें पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया, लोग घर बैठे रहे, लोगों की कोई कमाई नहीं थी, प्रवासी मज़दूर एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे, कई प्रवासी मज़दूर मरे भी, कईयों को दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी, कईयों को राशन नहीं मिल पा रहा था, कई लोगों के बिज़नेस बंद हो गए। इस वजह से इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद जब हम पहले वेव से निकले तो नागरिकों ने अपना फ़र्ज़ बिल्कुल पूरी तरह से निभाया। लेकिन जो हमारी सरकार का फ़र्ज़ बनता था वो ये बनता था कि रेमडेसिविर दवाइयों का इंतज़ाम करवाया जा सके, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को मजबूत किया जा सके, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों की सरकारें नाकाम रही। बीजेपी रैलीज़ करती रही, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिना मास्क के रैलीज़ करते रहे। इसके साथ ही दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, उन लोगों ने भी रैलीज़ और प्रमोशंस पे ध्यान दिया। उन्होंने रैलीज़ तो नहीं की लेकिन प्रमोशंस किया, एड्स में करोड़ों खर्च किए पैसे, जिसकी वजह से अब उनको सेंटर से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। और सेंटर जो है, सेंटर तैयार नहीं है क्योंकि वो पहले रैलीज़ में अपना सारा पैसा खर्च कर चुकी है, क्योंकि उनको बंगाल के इलेक्शन जीतने थे। और फिर अब हालत ये आ गई है कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी नाकाम हो चुकी है और वो अब तैयार नहीं है। दूसरे देशों की अगर बात करें, आपको दूसरे देशों में ये खबरें देखने को कम मिलेगी। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब पहला वेव आके चला गया तो रशिया, अमेरिका, इन सब ने वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया वार फ्रंट पे, हर एक नागरिक को वैक्सीनेशन ड्राइव पहुंचा। लेकिन हमारे देश में ऐसा नहीं हुआ। जब पहला वेव ख़त्म हुआ, हमने क्या किया? हमने सबसे पहले जो पुलिस थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और जो मेडिकल एम्प्लॉयज़ थे, उन सबको पहले देना शुरू किया। फिर हमने दूसरा क्राइटेरिया रखा कुछ दिनों के बाद कि 45 इयर्स एज के ऊपर वालों को वैक्सीन लगेगा। फिर अब हमने रखा है कि 18 साल से ऊपर वालों को रखेगा। इतनी स्लो प्रोसेस हमारा चला, जिसमें सेकंड वेव भी आ गया और अब हमें ये झेलना पड़ रहा है। आधार पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं, उन्होंने बिज़नेस के लिए उन्होंने अपना वैक्सीन बेचना स्टार्ट किया, बहुत ही कम रेट में बेचना स्टार्ट किया। बदले में हमने क्या दिया उनको? हमने दी धमकी। हमारे पॉलिटिशियंस ने उनको धमकी दी, जिसकी वजह से उनको दोबारा इंग्लैंड भागना पड़ा। उन्होंने कहा मुझे धमकियाँ आ रही हैं कि मैं वैक्सीन क्यों बेच रहा हूँ। ये हमारी व्यवस्था, ये हमारे देश की हालत है आज कि इतनी बुरी कंडीशन में लोग मिल रहे हैं, लोग मर रहे हैं और सरकारों को कोई ख्याल नहीं है। आप ट्विटर्स पे देखिए, सरकार अपनी एक दूसरे की तारीफ़ करने में लगी है। कोई प्रधानमंत्री जी की तारीफ़ कर रहा है, प्रधानमंत्री जी उस मंत्री की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये जो आपने वीडियो से पहले दृश्य देखा, ये दृश्य हमें देखने को क्यों मिल रहा है?
क्यों लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, क्यों फ्यूनरल में दफनाने की जगह नहीं मिल रही है, क्यों हॉस्पिटल में मेडिकल फैसिलिटीज़ कम है। ये सारे सवाल अभी भी उठ रहे हैं। इसका अकाउंटेबल कौन है, इसका ज़िम्मेवार कौन है, हम किससे सवाल पूछें, किसको कहें? क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, ये देश की सरकार का काम है। नागरिक टैक्स देता है, नागरिक का पूरा हक है पूछना कि मेरे पैसे कहाँ पे लगाए जा रहे हैं। आज भी अस्पताल ठीक से नहीं चल रहे हैं, आज भी लोगों को का दफन नहीं हो रहा है। जो ये कह रहा है, इवन यूपी में से खबर ये आई है कि जो ये कह रहा है कि मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तो इस तरह का जो रवैया है सरकार का, वो ये दिखाता है कि कितने ये लोग सीरियस हैं लोगों की जानों को लेके। तो इसलिए मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्द से जल्द इसको इम्प्रूव करें। आपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स मंगवा लिए हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स अस्पतालों तक नहीं पहुंच रहे हैं। लोगों की मौत की संख्या ज़्यादा है और जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स है वो कम संख्या में पहुंच रहे हैं और बहुत ही स्लो प्रोसेस है उनका। जो पहुंचा रहे हैं वो एहसान कर रहे हैं टीवी पे आके कि हमने देखिए ये काम किया, हमने वो काम किया, लेकिन ये नहीं चलेगा। लोगों की मौतें बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी थर्ड स्ट्रेन भी आना है कोरोना का, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या तभी भी हमें ऐसे ही यमुना और गंगा में लाशों का ढेर मिलेगा, लाशों का तैरना मिलेगा? क्या इतनी बुरी कंडीशन हमें तभी भी मिलेगी? अगर हम ऐसे ही चलते रहे तो थर्ड स्ट्रेन दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, हाइपर मत होइए। अगर किसी का ऑक्सीजन कम है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। मैं योगा वालों से भी, जो योगा सिखाते हैं उनसे भी, मैं जो योग गुरु हैं उनसे भी मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सामने आइए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाइए, ताकि कोई भी कोविड पेशेंट जो घबराया हुआ है वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करे, ऑक्सीजन लेवल किसी भी तरीके से कम ना हो। सरकार से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, रेमडेसिविर की दवाइयाँ ज़्यादा से ज़्यादा मंगवाइए। 200-300 दवाइयाँ मंगवाने से काम नहीं चलेगा, संख्या बहुत ज़्यादा है। और ऑक्सीजन सिलेंडर्स जब आप अस्पतालों तक पहुँचाते हैं तो उसको चेक करके पहुँचाइए कि वो ठीक से चलते भी हैं कि नहीं, कहीं उसमें पानी तो नहीं आता है या ऑक्सीजन आता ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये कोरोना को लेके। मुझे उम्मीद है कि आप अपना ख्याल रखेंगे। अगर आपको कोई भी सिम्टम दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, दवाइयाँ लेना शुरू कीजिए और बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतिए, क्योंकि हम एक ऐसे माहौल में जी रहे हैं जो अब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। आगे भी थर्ड स्ट्रेन आने वाला है, कोई नहीं जानता क्या होगा। धन्यवाद।